नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय सीजीएम कोर्ट के द्वितीय माले में हूं, यानी कि सीजीएम कोर्ट के सेकंड फ्लोर पे हूं और सेकंड फ्लोर पे परमानेंट लोक अदालत का एक कार्यालय है। और मैं यहां इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारी के ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप परेशान हैं। तो मुझे जानकारी मिली है कि अपने देहरादून, राजधानी देहरादून के सीजीएम कोर्ट के सेकंड फ्लोर पे एक ऐसी परमानेंट अदालत है जिससे आपको बहुत सारी की सेवाएं मिल सकती हैं। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है राजीव लोहान जी से, जो जज साहब हैं इस परमानेंट लोक अदालत के। उनसे बहुत सारी की बातें करेंगे और बहुत काम की बातें हैं आपकी, इसलिए आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जज साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो जज साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये परमानेंट जो लोक अदालत है, इससे आम जनता को क्या लाभ होते हैं? देखिए, परमानेंट लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत, ये मूल रूप से जो समाज में आप ये कह लीजिए कि जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें आसानी से जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इसका गठन किया गया है। अब आसानी से और सस्ती से मेरा अभिप्राय ये है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, आप दीवानी न्यायालय में जाते हैं तो आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। इसमें, इस न्यायालय में या स्थायी लोक अदालत न्यायालय में किसी कोर्ट फीस की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा औपचारिक पत्र या वाद पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो समस्याएं हैं वो एक दायरा है, किन किन मैं आगे आपको बताऊंगा किन किन मामलों में ये किया जा सकता है। उन मामलों में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको किसी ज़्यादा औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी परेशानी इस तरह की है कि आपको किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना अधिवक्ता के सीधे भी इस कोर्ट में आ सकते हैं। मतलब अधिवक्ता, ना तो अधिवक्ता आवश्यक है, ना ही कोर्ट फीस आवश्यक है। आप अपनी परेशानी या आपकी जो समस्या जिस डिपार्टमेंट से है, जिस विभाग से है, वो दीजिए। कोर्ट फिर उसमें अपने आप ही आगे की जो प्रक्रिया है वो करेगी। अच्छा, आगे की प्रक्रिया भी इतनी सरल है कि जनरली हम सबको पता है कि भाई कोर्ट में समय बहुत लग जाता है, लगे रहते हैं आदमी। तो इसकी प्रक्रिया इतनी सरल प्रक्रिया है कि जो भी एक सामान्य प्रज्ञा का आदमी है वो अपने आप भी कर सकता है। हाँ, यदि अगर आपको लगता है कुछ तकनीकी मैटर है तो आप एडवोकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इसका मूल अभिप्राय ये था। अच्छा, इस कोर्ट का जो गठन हुआ है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत हुआ है। इसमें पहले तो एक आपने अगर सुना होगा कि लोक अदालत होती है, तो लोक अदालत का भी उद्देश्य यही है कि त्वरित न्याय मिले, बिना किसी लांग लपेट के मिले, कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी और जटिल प्रक्रिया ना हो। तो ये होगी हमारी लोक अदालत, जो सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है। अब नाम से भी पता लग रहा है जैसे स्थायी लोक अदालत है। स्थायी का मतलब है, लोक अदालत तो हमारी महीने में 1 दिन लगती है, 2 दिन लगती है। आपने सुना होगा नेशनल लोक अदालत है, तो वो लगातार नहीं लगती है, ये लगातार लगती है। अब अगर हम लोक अदालत की बात जो कर रहे हैं, जो हमारी कन्वेंशनल या सामान्य लोक अदालत है, उसमें काउंसलिंग ही होके और आपसी सुलह मशवरे के आधार पर ही मुकदमा निस्तारित हो सकता है। इस लोक अदालत में, स्थायी लोक अदालत में प्रयास यही रहता है कि दोनों पक्षों का, आपका और आपका जो झगड़ा है या जिसका भी जो इसके दायरे में आता है, आपस में सुलह समझौते किए जाए। इसके लिए बैठकें होती हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है जो कि मैं हूँ, और 2 हमारे मेंबर्स होते हैं। दोनों पक्षकारों को आपस में बिठाकर विचार विमर्श करके कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। तो अधिकतम जो वाद हैं वो तो आपसी सलाह मशवरे पर ही हो जाते हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, जो सामान्य लोक अदालत है, उसकी ये परिसीमा है कि अगर दोनों पक्षकारों में समझौता नहीं हो पाया तो उस कोर्ट के पास ये विकल्प नहीं है कि वो उसमें जजमेंट दे सके। तो उस केस में वो कहेगी कि भाई आप अब संबंधित कोर्ट में आप अपना वाद दायर करें। तो लेकिन इस जो स्थायी लोक अदालत है, इसमें अगर आपस में समझौता नहीं हो पाता है तो ये कोर्ट निर्णय ले सकती है। तो ये एक अतिरिक्त एडवांटेज है लोक अदालत के बजाय। दूसरा क्या है कि लोक अदालत, जैसे मैंने पहले बताया, कि कभी कभी लगती है,
महीने में लगती है। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों में मैंने शायद मेरी जानकारी में भी आया, वहाँ जो लोक अदालत है वो भी लगातार चलती हैं, लेकिन बंदिशें या उसकी लिमिटेशन यही है कि वो सिर्फ आपसी सुलह समझौते पे हो सकती है। ये हमारी जो कोर्ट है स्थायी लोक अदालत, ये डेली चलती है। जैसा आपने अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया, सीजीएम जो कोर्ट है उसके सेकंड तल पे है। डेली हमारी इसमें बैठकें होती हैं, हमारे मेंबर्स आते हैं। आप 5 जितने ही वर्किंग डे हैं आप कभी भी अपना वाद दायर कर सकते हैं। और बल्कि वाद तो हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वाद के नाम से लोगों के दिमाग में आ जाता है यार इसमें ये चीज़ चाहिए, इसमें ये चीज़ चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज जो एक आदमी आम आदमी की जो भाषा है उस भाषा में आप हमें बताइए और उसको हम निवारण करने का प्रयास करेंगे कानून के अंतर्गत। तो ये मुझे लग रहा है कि मेरी समस्या भी आधी समाप्त होने वाली है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी की समस्याएं आती हैं, अब वो जज साहब के पास आने वाली है। अच्छा जज साहब, इसमें क्राइटेरिया कैसे हम देखें कि कौन कौन लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया भी हो? बिल्कुल बिल्कुल। स्थायी लोक अदालत में जो मुकदमे जो आते हैं या जो वाद आते हैं वो उसे मोटा मोटा मैं जो कहूँगा जन उपयोगी सेवाएं जो हैं उसके ही आ सकते हैं। अगर 2 आदमियों का व्यक्तिगत झगड़ा है वो इस कोर्ट में नहीं आएगा, वो आप सिविल कोर्ट में जाएं, या कोई आपराधिक मामला है वो भी नहीं आएगा। इसमें जो जन उपयोगी सेवाएं हैं वो ही आ सकते हैं। अब जन उपयोगी सेवा क्या है, नाम से तो पता लग रहा है जो भी पब्लिक है, लेकिन जो एक्ट है उसमें अपने आप में डिफाइन कर रखा है। जैसे बैंक है, बैंक से संबंधित किसी को भी कोई परेशानी है, फाइनेंस कंपनी है उनसे संबंधित परेशानी है, वो वाद ला सकते हैं, बैंक को मतलब पार्टी बना सकता है व्यक्तिगत आदमी। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के आ सकते हैं। एमडीडीए जैसे है, एमडीडीए के आ सकते हैं। स्कूल और एजुकेशन के हैं, स्कूल एजुकेशन में काफ़ी आते हैं कि भाई आपको प्रलोभन तो दे दिया कि हम आपको फलानी डिग्री देंगे, बीटेक देंगे, ये देंगे, आपसे फीस भी ले ली, बाद में पता लगा उस आदमी की जो है उस संस्था का मान्यता ही नहीं है। तो इस तरह के जो कॉलेजेस के जो एजुकेशन से संबंधित मुकदमे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो जितने भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है कि ये मुकदमे परमानेंट लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत में आएंगे और वही मुकदमे हम ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में फिर वही बात ये है कि जो सामान्य झगड़े हैं वो नहीं आ सकते। अच्छा, एक और शर्तें हैं इसमें कि यहाँ लाने से पहले एक अनिवार्य शर्त ये है कि ये मुकदमा किसी और न्यायालय में नहीं चलना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सिविल कोर्ट में भी डाल दिया और साथ में यहाँ भी डाल दिया, नहीं, आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये मेरा मामला किसी और कोर्ट में नहीं है। एक तो इसमें ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या कंडीशन है। दूसरे आपराधिक मुकदमे हैं, गंभीर आपराधिक, कंपाउंडेबल, तो कंपाउंड मतलब जिसमें आपस में शमन किया जा सकता है वो तो आ सकते हैं, लेकिन कोई कह दे कि भाई 467 यानी कि गंभीर मुकदमे आप कुछ भी कह सकते हैं, 302 मर्डर के, वो केस इसमें नहीं आ सकते। तो आपराधिक मुकदमे, गंभीर आपराधिक मुकदमे नहीं आ सकते। हाँ, जो लेन देन वाले जो शमनीय जिसे हम कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं, जिनमें समझौता किया जा सकता है, वो मुकदमे यहाँ आ सकते हैं। तो बड़े गौर से कि सुनिएगा, एमडीडीए भी यहाँ दायरे में आता है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, बैंक भी है, एलआईसी भी है, बहुत सारी के रिकवरी वाले भी मेरे को फ़ोन करते हैं कि मेरी गाड़ी उठा दी है, मैंने 2 किस्तें दी थी, मैंने 1 किस्तें दी थी। तो इस तरीके की ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निपटारे के लिए राजीव लोहान जी है, वो बता रहे हैं, बड़ी बारीकी से सुनिएगा। और अब मैं जानना चाहूँगा जज साहब कि कितने समय में कम से कम निपटारा हो जाता है जो ये केस आपके पास में आते हैं? इसमें देखिए कोई डिफाइन तो है नहीं कि भाई है, लेकिन जहाँ तक जो हमारा अनुभव है, या मैं पिछले यहाँ लगभग 3 साल से मैं यहाँ हूँ, हमारे मुकदमे, कुछ मुकदमे तो ऐसे हुए हैं कि वादी ने वाद डाला, दूसरी पार्टी को हमने नोटिस भेजा, उसने पहली तारीख में ही आके बात की, बोले ठीक है साहब है, आपस में समझौता हो गया, यानी कि 15 दिन में हो गया या 20 दिन में हो गया, 1 महीने हो गया, किसी में 3-4 महीने भी लग जाते हैं। और कुछ मामले जो थोड़े जटिल हो जाते हैं, उसमें कोई पक्षकार अपीयर टाइम पे नहीं होता या विभिन्न, उनमें साल भर भी लग जाता है। लेकिन ऑन एवरेज हमारे यहाँ जो मुकदमे हैं वो तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अधिकतम मुकदमे जो है डिसाइड हो जाते हैं। अच्छा, एक शिकायत मेरे पास स्कूल की भी आई थी कि सीबीएसई बोर्ड की जो एग्जामिनेशन फीस है, कोई तो 500 से 1000 ले रहा है जज साहब, कोई सीधा 5000 से 6000 ले रहा है। तो इसमें भी आपकी तरफ से कुछ क्राइटेरिया है? नहीं, स्कूल तो इसके अंदर आते ही है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आते हैं। तो अगर किसी के साथ इस तरह की समस्या है कि स्कूल वाले ने फीस नॉर्म्स के
विधि के विपरीत गलत ले ली है या और कोई भी है, तो वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आ सकता है। और स्कूल के हमारे यहाँ मुकदमे आए भी हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि अधिकतर मामले जो है आपसी सुलह समझौते पे डिसाइड हुए हैं या निस्तारित हुए हैं, तो स्कूल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी होंगे जो आपसी सुलह से तय नहीं होते, तो आपके यहाँ निर्णय पे तय हो जाते हैं, तो क्या उस निर्णय को भी कहीं चैलेंज किया जा सकता है या अंतिम निर्णय वही रह जाता है? निर्णय तो जो होता है वो अंतिम ही कहलाएगा और उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। लेकिन अपील का मतलब ये फाइनल डिसीजन है। इसके खिलाफ जो है अगर कोई आदमी क्षुब्ध होता है कि नहीं ये निर्णय सही नहीं है, तो उसका निदान है उसके पास, लेकिन अपील नहीं है, उसके लिए वो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट डालेगा। हाँ, तो मतलब फाइनल जजमेंट है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है जो यहाँ है। उसके बाद अगर उसके पास विकल्प है, जो आदमी संतुष्ट नहीं है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट डाल सकता है, लेकिन अपील कोई नहीं है, अपील कोई नहीं है। अच्छा, एक विभाग एमडीडीए का भी है। लोगों की नज़र में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं एमडीडीए को लेके, मैं कुछ कहूँगा नहीं। एमडीडीए में किस तरीके के मामले सॉल्व हो सकते हैं जज साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा विभाग है एमडीडीए? हाँ, नहीं बिल्कुल है। एमडीडीए में मान लीजिए किसी ने नक्शा पास कराया है, उसका जो उन्होंने जो चार्जेस होते हैं, वो अगर उसे लगता है कि ये विधि के अनुसार सही नहीं लिया है, भाई लेना चाहिए था मेरे से 10,000 रुपये जो फीस है, एमडीडीए ने इसकी जगह 20,000 रुपये ले लिए हैं, तो कोई भी जो डिस्प्यूट है जो एमडीडीए से संबंधित है वो यहाँ लाया जा सकता है। कोई चाहे वो नक्शे पास का हो या किसी को कंपाउंडिंग करानी है, वहाँ उसने एप्लीकेशन डाल रखी है विभाग में, वो वहाँ नहीं हो पा रही है, तो वो हमारे माध्यम से भी कर सकता है। और उसमें वही है, जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी करता है तो हम एमडीडीए वाले को बुलाएंगे, एमडीडीए वाले यहाँ आके वो आपस में जो हमारे जो काउंसलर हैं या मेंबर्स हैं आपस में वार्ता कराते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, तो मैटर सेटल हो जाता है। और उसके बावजूद भी एमडीडीए या कोई विभाग नहीं मानता है, तो फिर उसके पास अंतिम चारा यही है कि भाई आप अपना साक्ष्य दें, आप अपना साक्ष्य दें, फिर कोर्ट को जो न्यायोचित या जो न्याय के अनुसार सही निर्णय होगा वो निर्णय होगा। वो निर्णय बाध्यकारी है, एमडीडीए पे बाध्यकारी है, पक्षकारों पे बाध्यकारी है। अच्छा, अंतिम सवाल एक और है जज साहब, मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के मामले आते हैं, तो प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ है न्यायालय की तरफ से कोई ऐसा? नहीं, देखिए प्रॉपर्टी का जो व्यक्तिगत डिस्प्यूट्स हैं कि किसी ने एक प्लॉट ले लिया है और उसके पैसे कम दे दिए, वो मुकदमे इसमें नहीं आ सकते। लेकिन जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, मान लीजिए एमडीडी की सोसाइटी है, उसमें उन्हें जो सेवाएं देनी चाहिए थी या जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी वो अगर नहीं दे रहे हैं तो आ सकते हैं। या किसी सोसाइटी ने कह तो रखा है कि भाई हम आपको पार्किंग की फैसिलिटी नहीं दी है, तो इस तरह के जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो आ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जो डिस्प्यूट्स हैं, ए और बी का या आपका और मेरा डिस्प्यूट है, वो मुकदमे यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, एक अंतिम सवाल और याद आ गया, नगर निगम को लेके भी है। मान लीजिए कोई सड़क है कई सालों से नहीं बन रही है और वहाँ के ग्रामीण बड़े परेशान हैं, तो उसको लेके आपकी अदालत में क्या है जनता के लिए? देखिए, ये पॉलिटिकल मंच तो नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन नगर निगम का ये कर्तव्य है कि वो अपनी सड़कों की प्रॉपर देखभाल करें, शहर में सफाई का व्यवस्था रखे। और नगर निगम या कोई भी संबंधित विभाग इस कार्य को नहीं करता है तो वो इस कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल ला सकता है और कोर्ट दूसरे नगर निगम से पूछेगी कि भैया आपने किस लिए ये नहीं किया है, और वो समस्या का निदान हो सकता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा भी होगा तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा मतलब मुकदमा आया था, ये दर्शन लाल चौक अगर आप जाते हैं तो दर्शन लाल चौक में अगर आपने अनुभव किया होगा, वहाँ पिछले 1 साल से लगातार सीवर का पानी जो है सड़क पर बह रहा था। तो एक युवा अधिवक्ता थे, उन्होंने अच्छा भी लगा, उनका कोई उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ डाला कि साहब ये 1 साल फोटोग्राफ लगाए, उन्होंने अपनी सारा रिसर्च किया, सब लगाए, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को एक पार्टी बनाया, एक नगर निगम को बनाया और एक जल निगम को। वहाँ बुला के हमने यहाँ उन्हें नोटिस दिया, नोटिस में उनके उच्च अधिकारी आए, उच्च अधिकारी के साथ हमने काउंसलिंग की, और अगर अब आप नगर निगम में जाएँ वो समस्या का निदान हो चुका है। तो इस तरह से जो भी पब्लिक यूटिलिटी है कि सड़क पे गड्ढे हैं, अभी बल्कि ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या शायद हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़क पे अगर गड्ढे से किसी आदमी का कोई नुकसान होता है या कोई मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे है ना। अच्छा, इसी तरह जैसे बिजली का है, बिजली में नंगे तार लटके हैं और उसमें दुर्घटना भी हो जाती है, तो ये भी बिजली विभाग का, हाइडल विभाग का कर्तव्य है कि उसे सही करे। और दुर्भाग्य से
किसी आदमी की या किसी भी व्यक्ति की बिजली के नंगे तार से, बिजली विभाग की लापरवाही से कोई नुकसान होता है या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसे वो मुआवजा, ये नियम है कि उसे मुआवजा देगा। अगर मुआवजा नहीं देते हैं तो हमारी कोर्ट में आए, हम उन्हें मतलब जो है वही वाली जो प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, बुला के बात करेंगे और उन्हें मुआवजा भी मिलता है। और मिले हैं हमारे यहाँ से, अगर आप रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश का एक था मैटर, तो उसमें यही था, नंगे तार से किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो हाइडल वालों ने फिर माना और अपना दिया। इसमें ये भी आ सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी आ सकती है, ये भी है जो हाँ BSNL है, और इवन BSNL तो सरकारी कंपनी है, हाँ वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल ये है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संस्था सरकारी संस्था हो, लेकिन अगर वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंतर्गत आती है तो वो आ सकती है, भले ही वो प्राइवेट संस्था हो। जैसे वो आपने कहा टेलीकम्युनिकेशन है, तो जियो है प्राइवेट कंपनी, लेकिन किसी ने कहा कि भाई कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है तो वो आ सकते हैं। बैंक वाले और एक और मैं बताएं, जो सबसे थोड़ा बैंक वालों से हमें इस मामले में थोड़ा कम सहयोग मिलता है, कि जो NPA जो केसेस हैं, मतलब देखिए बैंक के किसी ने कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद वो आदमी नहीं चुका पा रहा, तो बैंक वालों से भी हम ये कह सकते हैं कि आप इस कोर्ट में आप डालें, एक प्री लिटिगेशन वर्ड है कि प्री लिटिगेशन हमारे यहाँ होता है, आप डालें, और बैंक वालों के उसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। सिविल कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट फीस देनी पड़ती है, दूसरा पक्षकार आता है जो इनके NPA अकाउंट है, उससे आके बात करते हैं कि भैया अच्छा, बैंक वालों ने ठीक है 100 रुपये मांगा, उसने कहा साहब मैं तो बिल्कुल मरा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, 50 रुपये, तो 50 रुपये में बैंक वाले सेटल कर देते हैं। तो बैंक भी आ सकता है, ऐसा नहीं है पीड़ित आदमी आएगा, मतलब इंडिविजुअल ही आएगा। जो सरकारी जो विभाग हैं, बैंक है, बैंक बिल्कुल आ सकता है रिकवरी के लिए। इसमें एक और मैं आपको जो है, मामले जिनकी मॉनेटरी वैल्यू 1 करोड़ तक की है वो ही आ सकते हैं। अगर डिस्प्यूट 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो इस कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है। तो बैंक का अगर किसी ने कर्ज ले रखा और बैंक उसकी रिकवरी चाह रहे हैं तो वो प्री लिटिगेशन में आ सकते हैं, और प्री लिटिगेशन के बाद अगर आपसी समझौता हो जाता है तो ठीक है, उसने आपस में डिक्री बन गई और वो डिक्री बाइंडिंग है दोनों पक्षकारों पे। नहीं हो पाता है तो बैंक के पास ये विकल्प है, हमारी कोर्ट में भी परस्यू कर सकता है, और यदि प्री लिटिगेशन में है उसने को वापस लेके फिर वो DRT कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकता है। तो बैंक संबंधित भी है। इंश्योरेंस वाले हैं, इंश्योरेंस वाले भी आपने देखा होगा जरा सी बातों पे केस रेपुटेट कर देते हैं, और कभी कभी तो उनके इतने हास्यास्पद इंश्योरेंस क्लेम करने के होते हैं कि समझ में भी नहीं आता इसे क्या करें। उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक आदमी ने कहा कि साहब मेरा इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो ठीक है, उसने इंश्योरेंस कंपनी को हमने नोटिस भेजा। पहले हम ये है कि भाई अब अधिकारी आओ बात करो, दो या जो भी है समझौता करें, नहीं हुआ तो उन्होंने अपने WS में कहा कि साहब ये आदमी मोटा था, अच्छा, तो इसने बात छुपाई है। तो बड़ा ये हास्यास्पद है कि कोई मोटा कोई छुपाने वाली तो बात नहीं, अगर मैं मोटा हूँ तो वो तो सामने दिखाई दे रहा। आपका जो जिसने उसका इंश्योरेंस किया क्या उसे नहीं दिखाई दिया। तो इस तरह के हास्यास्पद तर्कों के आधार पर भी इंश्योरेंस कंपनी खारिज कर रही है। तो इस तरह के मैटर जो हैं करें। अब आप जैसे कि बल्कि ये बगीचे थे इधर ऊपर नौगांव साइड में, उसमें जो काश्तकार थे वहाँ ओलावृष्टि हुई, आपने पेपर में बहुत नुकसान हुआ काश्तकार का, वो मुकदमे हमारे यहाँ आए और इंश्योरेंस कंपनी को हमने पार्टी बनाए। अच्छी बात उसमें ये रही कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपस में वार्ता करके हमारे मेंबर्स के साथ जो बैठकें हुई, हमारी बैठकें हुई, उसमें उन्होंने उनका केस डिसाइड कर दिया। तो जो भी काश्तकार थे, सेब के काश्तकार थे, छोटे छोटे काश्तकार थे, और वो सरकारी योजना आई थी जिसमें बीमा कराते हैं, उनको फिर जो है इस कोर्ट के माध्यम से आपस में समझौते के आधार पर सारा क्लेम मिल गया। तो इस तरह के मुकदमे भी आ सकते हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू। और जज साहब ने जो जानकारी दी है, वाकई में यकीन मानिए मुझे तक ये चीज़ें पता नहीं थी, तो अब आपको ये पता चल गई हैं, और आपका कर्तव्य बनता है कि इस जानकारी को आप जन जन तक पहुंचाएं और इस परमानेंट लोक अदालत का लाभ उठाएं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।